बाद आखिर हमें एक पत्थर की बेंच पर वह आदमी मिल गया जो पूरी तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। वही चाणक्य गुरु का शिष्य यूजेन था, लेकिन वह मेरे सोच से बिल्कुल अलग निकला। मैं तो किसी बड़े साधु की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह तो मुझसे बस थोड़ा ही बड़ा लग रहा था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा शराब से लाल हो रखा था। वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तकिया बनाकर गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। मैंने पापा से कहा, क्या सच में यही हमारी मदद करेगा? ये तो पूरा शराबी लगता है। पापा बोले, जो भी हो, पहले इसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। इसके बाद मैं और पापा मिलकर उसे उठाकर किसी तरह गाड़ी में ले आए। पूरे रास्ते वह गहरी नींद में खर्राटे लेता रहा। गाड़ी तेज चल रही थी और बाहर कोहरा भी लगातार घना होता जा रहा था। तभी अचानक बाहर से बहुत डरावनी चीख जैसी आवाज आने लगी, जो इतनी तेज थी कि लगा जैसे गाड़ी के शीशे भी टूट जाएंगे। मैं घबराकर उस यूजेन को झकझोरने लगा और बोला, उठो उठो, जल्दी उठो। मैं उसे झकझोर कर कहने लगा, जल्दी उठो, जल्दी उठो, तुम तो हमारी मदद करने आए हो ना। लेकिन वह पीछे वाली सीट पर तिरछा होकर लेटा और करवट बदलकर फिर से सो गया, मुंह से बड़बड़ाते हुए जैसे नींद में कुछ कह रहा हो कि अभी नहीं यार, अभी मुझे सोने दो। उसी वक्त मेरे पापा ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था और उनकी आवाज भारी और डर से भरी हुई थी। वह बार बार कह रहे थे, वह आ गया, वह सच में आ गया, वह आ गया, वह सच में आ गया। बाहर से आने वाली वह डरावनी आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। उस आवाज को सुनकर मेरा दिमाग जैसे फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों छोटे कीड़े मेरी हड्डियों के अंदर घुसकर उन्हें कुतर रहे हों। दर्द इतना बढ़ गया कि मेरा मन कर रहा था मैं खुद को चाकू मार दूं। मैं दांत भींचकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि मेरी माँ अपनी जेब से कांच तोड़ने वाला छोटा हथौड़ा निकालकर अपने ही सिर पर मारने जा रही थी। तभी पीछे सो रहा वह यूजेन अचानक करवट बदलकर उठ बैठा और जैसे नशे में चिल्लाया, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दिखाई नहीं देता? मैं सो रहा हूँ। उसकी इस जोर की आवाज से मैं बुरी तरह चौंक गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उसने चिल्लाकर यह कहा, बाहर से आने वाली वह डरावनी आवाज अचानक बंद हो गई। मेरी माँ भी धीरे धीरे होश में आ गई। फिर हमारी गाड़ी फिर से ठीक तरह से चलने लगी। मैं पीछे सोए उस छोटे से दिखने वाले गुरु को देखने लगा। भले ही वह उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास सच में कुछ ताकत है। यह सोचकर मेरे दिल को थोड़ा सहारा मिला। पता नहीं हम कितनी देर तक चलते रहे। तभी मेरे पापा अचानक बोले, बेटा बाहर कोई गाड़ी दिख रही है क्या? मैंने कहा, हाँ, अभी तो एक वैन हमारे पास से निकल कर गई है। पापा बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने हैरानी से कहा, क्या आपको सच में नहीं दिखी? पापा बोले, हाँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही। सड़क पर कुछ भी नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोहरा जरूर था, लेकिन फिर भी सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही थी। मैंने पापा से कहा, गाड़ी किनारे लगाओ। हम लोग गाड़ी को इमरजेंसी लेन में ले आए। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और ताकत भी अचानक बहुत ज्यादा हो गई थी। तभी उस ट्रक का ड्राइवर गुस्से में वहाँ आ गया और चिल्लाकर बोला, ए औरत, तू कर क्या रही है? मरना है तो कहीं और जाकर मर। मेरी गाड़ी को क्यों अपवित्र कर रही है? वह गुस्से में मेरे माँ बाप को गालियां देने लगा। उसी वक्त हम दोनों ने मिलकर माँ को खींचकर बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उस ड्राइवर ने मेरी माँ का चेहरा देखा, वह अचानक डरकर पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर भाग गया, क्योंकि उस समय मेरी माँ की आंखें पूरी तरह पलट चुकी थी। वह सफेद आंखों से घूर रही थी और उनका शरीर लगातार कांप रहा था। वह नजारा बहुत डरावना था। इससे पहले की बात यह थी कि मेरी माँ जैसे पागलों की तरह ट्रक के पहिए के नीचे घुसने जा रही थी और ड्राइवर गुस्से में आकर उन्हें डांटने लगा था। लेकिन जैसे ही माँ ने पलटकर उसे देखा, वह इतना डर गया कि तुरंत भाग गया, क्योंकि उस समय मेरी माँ की आंखें पूरी तरह उलट चुकी थी और उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ये देखकर मेरे पापा बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाकर बोले, जल्दी पानी लाओ। पापा मेरी माँ की नाक दबाकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे आवाज देकर कह रहे थे कि पानी लाकर माँ के मुंह में डालो। काफी देर तक हम दोनों की कोशिशों के बाद आखिरकार हमने माँ को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। थोड़ी देर बाद माँ धीरे से बोली, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी परनानी को देखा हो। अभी मेरे साथ क्या हो गया था? पापा बोले, अभी तुम्हें जैसे कोई दौरा पड़ गया था। मुझे लगता है यह सब उसी चीज की वजह से हुआ है। अभी तो दिन का उजाला है और फिर भी वह हमें परेशान कर रहा है। लगता है वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। इसके बाद मैं माँ को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और नेविगेशन में मंजिल डाली, यिनशान मंदिर। माँ ने घबरा कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो तब तक हम चाणक्य गुरु के पास नहीं जा सकते। क्या तुम भूल गए हो? पापा बोले, अब हालत मजबूरी से भी आगे निकल चुकी है। अब हम उससे छिपकर नहीं बच सकते। सिर्फ यिनशान मंदिर ही हमारे बेटे की जान बचा सकता है। क्या तुम चाहती हो कि उसका हाल भी यूमिन जैसा हो जाए? मैंने घबरा कर पूछा, पापा मम्मी, आखिर वह चीज है क्या और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? पापा बोले, जब हम यिनशान मंदिर पहुँचेंगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। पूरे रास्ते मेरी माँ बेहोशी में ही सोती रही और पापा का चेहरा भी गंभीर होता गया। फिर उन्होंने चाणक्य गुरु को फोन लगाया, लेकिन पापा कुछ बोलते उससे पहले ही उधर से आवाज आई, मुझे पता है तुम लोग आ रहे हो। मैंने अपने शिष्य यूजेन को तुम्हें लेने भेज दिया है। वह अभी शिलिन सर्विस एरिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी, लेकिन चिंता मत कर, वह तुम्हारी मदद करेगा और सब ठीक कर देगा। पापा ने बस धीरे से धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद हम शिलिन सर्विस एरिया पहुंच गए। तब तक शाम भी ढलने लगी थी। पापा गाड़ी से उतरकर पूरे सर्विस एरिया में उस आदमी को ढूंढते रहे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। फिर पापा ने दोबारा फोन लगाया और बोले, चाणक्य गुरु, मैं शिलिन पहुंच गया हूँ, लेकिन आपका शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप पक्का कह रहे हैं कि वह यहाँ आ चुका है? उधर से जवाब आया, मेरा यह शिष्य जरूर फिर कहीं शराब पीकर बैठ गया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह चाहे शराबी है मगर समझदार है। जरूरी काम में कभी देर नहीं करता। तुम थोड़ा और